देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। बारंबारता हमें दिया है 8, 10, 16, 24, 15 और 7। तो इस दिए गए सारणी से हमें मध्यिका ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार हमने एक सारणी बना लिया है। सारणी में ये वर्ग अंतराल, बारंबारता, क्योंकि मध्यिका ज्ञात करना है इसलिए हमें संचय बारंबारता की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग संचय बारंबारता प्राप्त करेंगे। संचय बारंबारता प्राप्त करने के लिए ये जो 8 है, सबसे पहले इस 8 को हम लोग यहाँ 8 ही लिख लेंगे। उसके बाद ये 10 के साथ 8 को ऐसे तिरछा तिरछी जोड़ेंगे, 10 और 8 ये हो जाएगी 18। फिर 18 के साथ ये 18 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 34, 34। फिर 34 और 24 को ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगी 58। 58 को फिर 15 से इस तरह से तिरछा तिरछी जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगी 8 5 13, यानी यहां से होगी 73, 73। फिर ये 7 को 73 से हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 80। यहां से इनका योग ज्ञात कर लेंगे, उसे हम n से दर्शाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो यहां से भी हमारे पास आएगी 80। और ये देखा जाता है कि जो बारंबारता का योग आएगा वो संचय बारंबारता का जो अंतिम में डाटा आएगा इसके साथ हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हो रही है तो या तो इनका जोड़ गलत है या तो इनको जो हम लोग जोड़े उसमें गलत हो सकता है। ये सेम होनी चाहिए। संचय बारंबारता का अंतिम आंकड़ा बारंबारता का योग के बराबर होनी चाहिए। जब हमें इतना प्राप्त हो जाएगी तो यहां से हम लोग निकालेंगे n/2, 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 n है हमारे पास 80 तो यहां से हम लिख लेंगे 80 डिवाइडेड बाई 2, यहां से कैंसिल कर लेंगे तो n/2 हमारे लिए आएगा 40। अब ये जो 40 है इसे हम यहाँ पे ढूंढेंगे संचय बारंबारता पे। तो 40 देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, इसके सामने का जस्ट इससे बड़ा, तो इसके सामने से बड़ा कौन होगा 58। तो 58 के ठीक सामने में आके हम बारंबारता सारणी से देखेंगे कौन है 24। तो ये जो 24 है ये मेरा बारंबारता यानी ये f है। तो इसे हम f या f1 बोल सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे ऐसे f। तो f होगी हमारे पास जो इससे जस्ट बड़ा मैंने ढूंढा है 58, इसके सामने आके बारंबारता से कौन होंगे ये 24। तो यहां से हम ले लेंगे 24। इसके बाद 40 से जस्ट सामने जो 58 हमने उससे बड़ा ढूंढा उसके ठीक ऊपर वाला जो होगा ये CF होता है। इससे ऊपर कौन है 34, तो हमारा जो CF होगा वो होगा 34। फिर यहां से हम लोग L ढूंढेंगे। L ये जो 58 हमने लिया, ये 24 जो बारंबारता उसके ठीक आकर के वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला होता है वो L होता है, यानी 24 जो है L हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से H ढूंढा जाता है। H कितने के डिफरेंस में ये वर्ग अंतराल है, तो 8 के डिफरेंस में है। तो यहाँ से जो होगी H वो 8 हो जाएगी। तो हमने F प्राप्त किया। सबसे पहले तो n/2 योगफल जो आएगा उनको 2 से भाग देके लाना है, और ये 40 संचय बारंबारता में हमें ढूंढना है। अगर 40 मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो जस्ट इससे बड़ा सामने का, तो इससे बड़ा ऐसे 73 भी है, इससे बड़ा 80 भी है, इससे बड़ा 58 भी है, लेकिन इनके सामने में बड़ा 58 है। तो 58 के ठीक सामने आके बारंबारता से हम उस लाइन से ले लेंगे तो जो 24 है, ठीक इसके ऊपर वाले को हम CF लेंगे। L ये बारंबारता जो 24 है उसमें छोटा वाला को लेंगे, और H जितने डिफरेंस में जा रहा। ये आंकड़ा प्राप्त हो जाने के बाद हम माध्यक का फॉर्मूला सेट करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला होती है। यहां से हम लोग L के लिए वैल्यू बैठेंगे। L का है 24, तो यहां से 24 ले लेंगे, प्लस लगाएंगे। n/2 हमारे पास 40 है तो यहां से हम 40 ले लेंगे, माइनस CF देख सकते हैं CF 34 है तो यहां से हम लोग 34 ले लेंगे CF के लिए, डिवाइडेड बाय F के लिए 24 है, और यहां से हम इंटू कर लेंगे H, और H का वैल्यू है 8, तो यहां से हम बैठा लेंगे इस तरह से 8। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे ये 24 को 24 लिख लेंगे, प्लस 40 से 34 माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगी 6, नीचे 24,
इंटू में 8। आगे लिख सकते हैं 24 प्लस 8 तिया 24, यहां से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 3 दूने 6, यहां से इसे भी कैंसिल करेंगे तो यहां से आएगी प्लस में 2। दोनों को जोड़ लेंगे, आएगी 26। तो ये जो माध्यक के लिए हमें सारणी दिया गया था, उस सारणी से माध्यिका अगर हम लोग निकालेंगे तो माध्यिका होगी 26। ये मैट्रिक परीक्षा में 5 अंक देके जाते हैं, तो आशा करता हूं समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 cm है और आधार का व्यास 4 cm है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले और एक लंबवृत्तीय शंकु से मिलकर बना है। ये हमने एक अर्धगोला, इस तरह से एक अर्धगोला ड्रॉ कर लेंगे। ये एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो यहां से एक शंकु इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसके ऊपर अध्यारोपित है। ये एक आकृति हो गई। यहां से हमें शंकु की ऊंचाई 2 cm दिया है, तो ये शंकु है, यहां से हम ले सकते हैं ऐसे 2 cm। ये शंकु की ऊंचाई है। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये शंकु का भी आधार है और ये अर्धगोला का भी आधार है, तो जो डी होगा यहां से हम लिख सकते हैं कि शंकु बराबर अर्धगोला, अर्धगोले की डी वो दिया हमें 4 सेंटीमीटर। दोनों के लिए जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर, तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास का आधा होता है यानी 4/2, तो यहां से हमारे पास आएगी 2 cm। इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 2 cm आएगी त्रिज्या। तो ये चूंकि एक अर्धगोला है तो अर्धगोले की यहां से इधर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां से इधर भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां से इधर भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है, तो यहां से हम लेंगे 2 सेंटीमीटर। हमें इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की h 2 सेंटीमीटर। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो एक शंकु और एक अर्धगोला है, दोनों मिलकर जो खिलौना बनाएगा, इस खिलौने का आयतन हमें ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला होती है 2/3 पाई r क्यूब। अगर ये गोले का होता तो 4/3 पाई r क्यूब होता। यहां से हम मान निकाल लेंगे, 2 का 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई। पाई के लिए हम लेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब। आर है हमारे पास 2, क्यूब है तो हम इसे 3 बार गुणा कर लेंगे। क्यूब इसका मतलब 3 बार। यहां से गुणा करके देख सकते हैं कोई कट रही है, नहीं कट रही, तो कोई नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। यहां से ऊपर से सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 22 को गुणा करेंगे तो इधर से आएगी 352 डिवाइडेड बाई 7 तिया 21 सेंटीमीटर। चूंकि आयतन निकल रहे हैं तो यहाँ क्यूब हो जाएगी। ये 352/21 सेंटीमीटर क्यूब जो है अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन प्राप्त हो गई, तो अब हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। मान बैठाएंगे, 1 का 1 लेंगे डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू r²। r हमारे पास है 2, स्क्वायर इसलिए हम 2 बार ले लेंगे इंटू h। तो शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से भी कोई कट नहीं रही है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 गुना 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, यानी 176 डिवाइडेड बाई 7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने अर्धगोला का आयतन प्राप्त किया 252/21 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने शंकु का आयतन प्राप्त किया, देख सकते हैं 176/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का आयतन मालूम हो गई। अब हम जोड़ लेंगे तो खिलौना का आयतन आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं खिलौने का आयतन। दोनों को जोड़ लेंगे। एक है हमारे पास 352 डिवाइडेड बाई 21 और एक है हमारे पास 176 बट्टा में 21, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहां से हम सेंटीमीटर क्यूब करके जोड़ लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगी 21 दोनों का। ऊपर जोड़ लेंगे 352 प्लस 176 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का जोड़ कर लेंगे, दोनों का जोड़ आ जाएगी 528 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। और हम कह सकते हैं 21 से 528 को अगर हम भाग लगाएं तो लगभग 25.14 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। ये भी एग्जाम में आपको 5 नंबर देके जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक समुद्री लाइट हाउस है जो 75 मीटर की हाइट है। तो यहां से एक सबसे पहले हम लोग एक फिगर यहां से लिख सकते हैं हम लोग 75 मीटर है, 75 मीटर की हाइट है। इसके शिखर से यानी यहां से अगर जब हम देखते हैं तो अवनमन कोण में 30 डिग्री और 45 डिग्री पर 2 जहाज दिखाई पड़ते हैं। तो एक यहाँ पे जहाज है मान लेते हैं, एक जहाज यहाँ है जो एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो यहां से जब अवनमन कोण यहां से देखा जाता है, एक जहाज को देखा जाता है यहां से ऐसे, जिसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बनता है। दूसरा जहाज को यहां से फिर देखा जाता है जो एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है, वो बनता है 45 डिग्री पे। ये समुद्र का तल है, यहां से हम लोग ऐसे मिला लेंगे समुद्र का तल, यहां से बनता है 30 डिग्री का, यहां से एंगल बनता है 45 डिग्री का। चूंकि अवनमन कोण है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो यहां से हम एकांतर कोण ले लेंगे। एक होगा 45, पहला है हमारे पास 30 डिग्री का, तो यहां से 30 और दूसरा होगा 45, तो यहां से हम लेंगे 45 डिग्री। ऐसे डाटा प्राप्त हुई। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि माना लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर, नाम रख लेंगे यहां से हम लोग, इसे रखते हैं ए बी सी और इसका नाम रखेंगे हम लोग डी। तो लाइट हाउस की ऊंचाई को हम ए बी से दर्शाएं, तो यहां से हम लिखेंगे ए बी और इसका वैल्यू हमें दिया है 75 मीटर, तो यहां से हम लिख लेंगे 75 मीटर। समुद्र लाइट हाउस की ऊंचाई हमें 75 दिया है, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद एक कोण 30 डिग्री पे, दूसरा कोण 45 डिग्री पर बनता है। ये डी एक जहाज है, सी एक जहाज है। तो हमसे पूछा है दोनों ठीक एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी सी से डी तक की दूरी हमसे मांगा गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए, यहां से ये मेरा एक 90 डिग्री होगा, यहां से ये 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में
टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा बराबर होती है पी बाई बी। ये पी, क्योंकि हम लोग इस थीटा पर काम करें तो थीटा के सामने वाले हमारा लंब यानी पी होता है, नीचे वाला आधार, तो पी बाई बी, पी बाई बी, पी है ए बी तो यहां से हम बैठा लेंगे ए बी और बी के लिए लेंगे यहां से बी सी। टेन 45 पे तो टेन 45 डिग्री ले लेंगे बराबर ए बी का वैल्यू हमारे पास है 75 तो यहां से हम लेंगे 75 मीटर और बीसी के लिए नहीं दिया तो यहां से हम बीसी को बीसी ही लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं 1045 का वैल्यू जो है 1 होता है तो यहां से हम लोग 1 ले लेंगे, 1/1 बराबर 75 का 75 ले लेंगे यहां से डिवाइडेड बाई बीसी। यहां से आगे ले सकते हैं हम लोग ऐसे ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, BC1 जब BC हो जाएगी, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 75 एकम 75, तो जो BC का वैल्यू आया वो 75 मीटर ही हमें प्राप्त हुआ। B से C तक 75 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABD में यहां से लेंगे 10 30 डिग्री बराबर टेन थीटा पी बाई बी, ये पी और ये पूरा बी होगा, तो पी है हमारे पास ए बी और यहां से इधर पूरा बी डी। 10 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 तो यहां से 1/√3 लेंगे बराबर ए बी के लिए 75 डिवाइडेड बाई ये जो बी डी है वो BC प्लस CD से बना है तो यहां से हम लेंगे BC प्लस CD। फिर यहां से वैल्यू बैठाएंगे 1/√3 बराबर 75। BC के लिए हमारे पास वैल्यू देख सकते हैं 75 है तो यहां से BC के लिए हम बैठा लेंगे 75 प्लस में लिखेंगे CD। यहां दे सकते हैं कि BC का जो वैल्यू है वो 75 मीटर है, उसका वैल्यू यहाँ पुट किया गया। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे क्रॉस गुना कर लेंगे इधर तो 75 प्लस CD पूरा जाके जब 1 से इंटू हो जाएगी तो यहां से आएगी 75 प्लस CD। इधर से गुना कर लेंगे 75 को √3 से तो इधर आएगी 75√3। फिर लिख सकते हैं हम लोग CD को लेफ्ट में रख लेंगे, ये प्लस का 75 उधर ले जाएंगे माइनस का 75 हो जाएगी, तो पहले से इधर 75√3 का और माइनस कर देंगे 75 और नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं कि CD बराबर दोनों से कॉमन लेंगे 75 को तो यहां से आएगी √3, 75 कॉमन हुआ तो यहां 1 मीटर, यानी जो CD का वैल्यू है यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो CD का वैल्यू आया वो है 75√3 माइनस 1 मीटर। और फिगर में देख सकते हैं हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी मांगा था, यानी CD की दूरी ही मांगा गया था, तो यहाँ दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर हो जाएगी। ये भी एग्जाम में आपको 5 नंबर देके जाएगी, तो आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये क्वेश्चन क्लास 10 पर में 10.2 से लिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। सबसे पहले यहां से हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ये एक वृत्त है, मान के चलते हैं कि ये एक बाह्य बिंदु, इसका नाम मैंने P रखा। इस P से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, एक स्पर्श रेखा इस तरह से जिसका नाम हम A रखते हैं तो ये PA हो जाएगी, और दूसरा यहां से इसका नाम हम B रखते हैं तो PB हो जाएगी। ये 2 स्पर्श रेखा मैंने खींचा एक बाह्य बिंदु यानी P बिंदु से। ये वृत्त का केंद्र है O। यहां से हम O से इसको वृत्त की स्पर्श बिंदु को दोनों ओर से मिला लेंगे।
इसका नाम ओ रखा गया है। तो जैसे ही हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम त्रिज्या होगी, यहाँ 90 डिग्री क्रिएट होगी, यहाँ से भी इधर ये 90 डिग्री क्रिएट होगी, यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से सब, उसके बाद हम यहाँ से ये मिला लेंगे ऐसे ओ से पी तक, यहाँ लिख लेंगे कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पीए तथा पीबी इसके दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर पीबी, ये हमें सिद्ध करना है। यहां से हम लोग रचना ले लेंगे। रचना से ले लेंगे ओ ए कोमा ओ बी तथा ओपी को मिलाया। गया। अब यहां से हम लोग परमान ले लेंगे। चूंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ओ ए पी एक त्रिभुज है जो समकोण होंगे, ओ बी पी भी एक त्रिभुज है जो समकोण होंगे। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ बी पी में सबसे पहले हम लेंगे ओ ए पी से ओ ए, ओ बी पी से हम लेंगे ओ बी। ये इसलिए दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए इसको हमने बराबर लिया। फिर इस त्रिभुज से हम ले सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ से ले सकते हैं एंगल ओ ए पी बराबर लेंगे एंगल ओ बी पी क्यों बराबर होंगे? क्योंकि उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। फिर चित्र से हम लोग ले सकते हैं क्या ना, ओपी बराबर ओपी। ये जो ओपी है वो इस त्रिभुज के लिए भी है और यही ओपी इस त्रिभुज के लिए भी है, तो वो दोनों का काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी और वो उभयनिष्ठ है, दोनों का काम कर रहे हैं, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों त्रिभुज से एक एक भुजा मैंने लिया, एक एक कोण जो 90 डिग्री के हैं, और ओपी दोनों के कर्ण है। चित्र में आके देख सकते हैं ये ओए यहां से ओबी, हालांकि त्रिज्या पर एक एक भुजा है त्रिभुज के। ये ओपी लिए हैं तो ओपी का ये बगल वाला जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के बगल वाला ये कर्ण होगा, इस त्रिभुज से भी 90 के बगल वाला कर्ण होगा। तो हमको क्या मिला यहां से? हमें मिला है एक साइड, एक कर्ण और एक 90 डिग्री। तो यहां से हम लेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, यानी समकोण कर्ण और भुजा। तो RHS से त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OBP, सर्वांगसम त्रिभुज OBP। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो जो पार्ट यानी जो भाग उनके बराबर नहीं तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः चित्र में देख सकते हैं PA बराबर PB हो जाएगी, PA बराबर PB, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो लिख सकते हैं हम लोग माना धनात्मक
क्रमागत पूर्णांक x ले लेंगे तथा दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक में जब भी हम लोग अगला निकालेंगे एक प्लस करके आगे बढ़ना पड़ता है, तीसरा निकालते तो यहाँ एक और जोड़ते, चौथा निकालते तो यहाँ एक और जोड़ते, एक एक बढ़ते हुए आगे जाना है। तो दो हमें पूर्णांक मिल गई। अब प्रश्न के अनुसार हमें बोला है, प्रश्न अनुसार हमें बोला गया है कि दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग, यानी ये पहला पूर्णांक हो गई, फिर ये दूसरा पूर्णांक हो गया, और इनके वर्गों का, इनका भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो बोला गया है कि 365 प्राप्त होगी। क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहां से हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर कर लेंगे यहां से, प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक गुणा है तो 2 एकम 2 एक्स, यानी 2x। आगे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर दो बार है, तो यहां से हम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1, इसको इधर लेके आएंगे -365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर 2x 365 से एक माइनस कर लेंगे तो यहां से आएगी 364, क्योंकि 365 बड़ी है इसलिए माइनस उसका लगेंगे, यहां से हम लोग ले लेंगे। फिर यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से आएगी एक्स स्क्वायर, इसका 2 कॉमन हुआ तो x, यहां से 2 एकम 2, एक आया 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर। यहां से फिर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहां से आगे फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये 182 को ऐसे दो संख्या में हम लोग तोड़ेंगे जिनको अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 आ जाए, और दोनों को गुणा कर देते 182 हो जाए। तो 182 पाने के लिए हम 13 और 14 को लेंगे। 13 और 14 को यदि हम 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगी, और 13 और 14 को गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगी। तो इनको तोड़ लेंगे 13 और 14 में, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि 14x और माइनस में हम लोग लगाएंगे यहां से 13x, फिर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये 14 में से 13 माइनस करेंगे तो ये 1 आएगी, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगी। यहां से आगे लिख सकते हैं फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से कॉमन ले लेंगे हम x को, x कॉमन लेंगे तो अंदर में x आएगा, प्लस ये 14 हो जाएगी, यहाँ से 14 एकम 14x, यहाँ से माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगी x, यहाँ रखेंगे प्लस ताकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ 14 रखेंगे ताकि 13 14 गुणा करेंगे तो 182 इक्वल्स टू 0। फिर हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 14 जो है, इनमें से एक बार लेंगे जो देखने में एक जैसा है, या दोनों का कॉमन हम कह सकते हैं। इनके बाहर में जो x है और इनके बाहर में जो -13 है, इनको लेके एक जोड़ा बनाएंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे कह सकते हैं कि x प्लस 14 इक्वल्स टू, ये 0 एक बार लेंगे, और x माइनस 13 बराबर एक बार 0 लेंगे। यहाँ से x बराबर ये प्लस का 14 है, उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगी, और यहाँ से हम ले सकते हैं x बराबर ये माइनस का 13, उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है एक माइनस में है और दूसरा प्लस में, और धनात्मक संख्या में बोला गया है तो ऋणात्मक संख्या हम नहीं ले सकते हैं, ये धनात्मक लेंगे। यानी x का जो वैल्यू आया वो 13 है, और पहला धनात्मक क्रमागत संख्या मैंने x माना था, इसलिए पहला जो होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट धनात्मक संख्या होगी वो हमारा 13 हो जाएगा, और जो दूसरा होगा हमसे पूछा गया था वो उसमें एक हम लोग जोड़ लेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो दूसरा हो जाएगी ये 14। तो हमसे यही पूछा गया था कि वो पूर्णांक ज्ञात करें, तो वो पूर्णांक एक है 13 और दूसरा है 14, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। ये भी एग्जाम में 5 नंबर देकर आपको जाएगी। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।